गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोगों को सिलेबस और डेट शीट मिल भी गई है कि आपका जो संस्कृत का सिलेबस है वो है 9 से 15 चैप्टर, 9 से 15 पाठ और साथ में शब्द रूप, धातु रूप, गिनती। जैसा कि आपको पता है आपके 9 से 15 पाठ कोर्स कंप्लीट हो गया है। आपने अपनी पिछली वीडियो में 15वां पाठ का अभ्यास कार्य किया था। तो आपको पता है कि आपका जो आपके पाठ थे वो सभी पूर्ण करा दिए गए हैं। अब आपके जो सिलेबस है उसमें बचता है शब्द रूप, धातु रूप और गिनती। तो आज हम शब्द रूप पढ़ेंगे। जैसा कि आपने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी शब्द रूप और धातु रूप किए थे, उसी तरह से आज हम आपको शब्द रूप पढ़ाऊंगी। मैं आज आपको शब्द रूप पढ़ाऊंगी और आपको मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। और आपको मेन शब्द रूप ये मैं उच्चारण करके बताऊंगी, क्योंकि आप बेटा शब्द संस्कृत में सही प्रोनाउंसिएशन सही तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ती हूँ। शब्द रूप पढ़ते हैं। अक्रांत नपुंसकलिंगम शब्द है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जब जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो शब्द ना पुल्लिंग और ना स्त्रीलिंग होते हैं उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। तो जो पुष्प है वो नपुंसकलिंग शब्द है। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। चलिए तो शब्द रूप पढ़ते हैं। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पेः। पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्ये। पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्ये। पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणाम्। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। ये थे हमारे पुष्प के नपुंसकलिंग शब्द रूप। अब मुनि। इक्रांत है पुल्लिंगम शब्द मुनि। अब मुनि के भी हम शब्द रूप पढ़ेंगे। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। मुनि है मुनि, मुनहे। मुनीम, मुनि, मुनीन। मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभे। मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभे। मुनेः, मुनयो, मुनीनाम। मुनो, मुनयो, मुनिषु। हे मुने, हे मुनि, हे मुनये। बेटा, आप लोग घर पर भी इनका इसी तरह से उच्चारण करेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों के लिए संस्कृत एक नया विषय है, तो आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर बहुत ध्यान से शब्द रूपों को पढ़ोगे तो सिर्फ शब्दों का हेर फेर होता है, बाकी चीज़ें लगभग एक जैसी ही होती हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आप देखिए, जिस तरह से अगर आपने एक शब्द रूप बहुत अच्छे से याद कर लिए तो बाकी शब्द रूपों को आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सभी शब्द रूप एक ही तरह से आगे चलते हैं। जैसे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। इसी तरह से देखिए, मुनिः, मुनि, मुनये। मुनि, मुनि, मुनीन्। फिर द्विवचन में मुनिभ्याम, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम। यहाँ देखिए, पुष्पाभ्याम, पुष्पाभ्याम, पुष्पाभ्याम।
ठीक है। उसके बाद देखिए मुनिभि, मुनिभे, मुनिभे, पुष्पेभे, पुष्पेभे। तो अगर आप बहुत ध्यान से शब्द रूपों को पढ़ते हैं तो आपको शब्द रूप पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बेटा एक बात का और ध्यान, विशेष रूप से ध्यान रखना है, हलंत और विसर्ग। ये जो माँ के नीचे इधर की साइड होता है इसे हम हलंत कहते हैं, और जो ये दो बिंदियाँ होती है ना हम विसर्ग कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इसे माँ रा की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे पुष्परम, ये गलत है। अगर रा की री की मात्रा होती तो ये इधर की साइड होती, लेकिन ये इधर है तो इसे हम हलंत कहते हैं। और आप लोग हलंत और विसर्ग का विशेष ध्यान रखें जब आप परीक्षा में लिखें। और एक बात और, अगर आपसे परीक्षा में यह कहा जा रहा है कि आप, अगर मैंने लिखा इक्रांत पुल्लिंग है, शब्द रूप मुनि, तृतीय चतुर्थी विभक्ति तीनों वचनों के साथ लिखें, तो इसका मतलब यह है कि आपको पहले विभक्ति लिखनी है ऐसे ही, फिर एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। उसके बाद आपको ये सभी को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ तृतीया डालेंगे, यहाँ पर चतुर्थी डालेंगे और उसके बाद इन्हें लिख देंगे। आ रही है ना आप लोगों को मेरी बात समझ में, कि आप लोगों को अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत से बच्चों ने क्या किया था, मैंने सिर्फ 2 या 3 विभक्ति पूछी थी, लेकिन बच्चों ने पूरा का पूरा जैसा मैं आप लोगों को कराती हूँ आपने ऐसा ही अपनी उत्तर पुस्तिका में परीक्षा के समय लिख दिया था। पर ये गलत तरीका है बेटा, ये संस्कृत है, इसमें जितना पूछा जाता है उतना ही जवाब दिया जाता है। अगर मैंने आपसे सिर्फ 2 विभक्ति पूछी हैं, 3 विभक्ति पूछी हैं, तो आप उतना ही लिखेंगे, आपको ये सभी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि संस्कृत में आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि आप अपने पास से या आपको मैंने जैसा कराया है आप ऐसा ही ना करें, जितना आपसे पूछा जा रहा है आप उतना ही जवाब दें और उतना ही लिखें, उससे अधिक ना लिखें, वरना आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं या जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष। और एक प्रोनाउंसिएशन, आप जब बोलते हैं तो बहुत ध्यान से, जो विसर्ग होता है इसे हा पढ़ा जाता है, जैसे पुष्पे है, ठीक है, तो आप पढ़ते हैं पुष्पे, पुष्पे नहीं पुष्पे है। और हलंत और विसर्ग का प्रयोग वचनों के हिसाब से किया जाता है, विभक्तियों के हिसाब से किया जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रथमा में पुष्पम में हलंत का प्रयोग हुआ है, द्वितीय में भी हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। और विसर्ग का प्रयोग देखिए, एक वचन में विसर्ग का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, द्विवचन में भी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में हुआ है, ठीक है। और बहुवचनम में तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति इनमें हुआ है। तो विसर्ग का प्रयोग जहाँ पर किया जा रहा है वहीं पर कीजिए, अपने पास से आप कहीं पर भी कोई विसर्ग नहीं लगा सकते हैं, अन्यथा वो गलत पढ़ा जाता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जहाँ पर हलंत और विसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है वहीं पर आप हलंत और विसर्ग का प्रयोग करें, अन्यथा अपनी मर्जी से कहीं पर भी ना करें। इज दैट क्लियर? आ रही है ना आप लोगों को मेरी बात समझ में, कि हलंत और विसर्ग का प्रयोग अपने मर्जी से नहीं करना है, जहाँ पर प्रयोग किया जाना है। और शब्द रूपों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो तब तो कोई भी कार्य अगर हम करेंगे नहीं तो हमें असंभव ही लगता है। लेकिन जब तक हम किसी कार्य को करने का प्रयास नहीं करेंगे तो प्रत्येक कार्य असंभव ही होता है। इसलिए आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, याद करने का प्रयास कीजिए, आपको अवश्य ही याद होंगी। और यह कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही सुंदर और साफ अक्षरों में करना है। आपके पाठ कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आप ऊपर शब्द रूप लिखकर पुष्प और मुनि के शब्द रूप लिखेंगे। आ रही है ना मेरी बात समझ में, कि अब आपका पाठ 15 पाठ आपके कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। अब आप लोग
शब्द रूप और शब्द रूप, अभी शब्द रूप कराए जाने, शब्द रूप, उसके बाद धातु रूप, गिनती। यह कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही साफ और सुंदर अक्षरों में करना है।